हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम 2। इसमें टोटल 12 सेट हैं। और देखिए, आज हम लोग सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो कम से कम एक ग्रुप में इसे जरूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसका सेट नंबर 8 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 7 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आंसर आप कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यान से जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत जो है यह कौन सा है? कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी जो है ये कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में है। इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखिए, माउंट पोपा यानी कि पोपा पर्वत जो है ये म्यांमार में है। मैना लोआ जो है ये कहाँ पर है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में है। ओजस डेल सलाडो जो है यह अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। तो इन सबको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह पूछा गया है जनसंख्या की दृष्टि से, ये जापान हो जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है तो ये आपका इंडोनेशिया हो जाता है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड होगा। द्वीप समूह सबसे बड़ा पूछेगा तो इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन वर्णित करता है? तो ये करता है भूपटल और ऊपरी मेंटल। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। इन सब के बारे में प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया भी हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो देखिए, सोलास वन जो है यह नीलगिरी एवं पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को सोलास वन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए, अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा गया है। तो देखिए, संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह उत्तरी अक्षांश के मध्य में जो स्थित है, यह आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश और कितने डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है, तो याद रखेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में है और यह 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर के बीच में यह स्थित है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? तो फ्रेंड्स, यह सीनी सेठी हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका नाम। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यह जो राज्य है यहाँ पर देखिए सर्वाधिक राज्यों की, तो ये उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला देता तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश जो है ये दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे भी सीमा साझा करता है। तो टोटल 9 राज्य, टोटल 8 राज्य हो जाएगा और एक केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल 9 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में पूछा गया है तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। विश्व में अगर हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है यह श्रेय, ठीक है। चलिए, भारत में पूछा गया है तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी,
इसको भी ध्यान रखिएगा। बिहार में डालमिया नगर किस लिए फेमस है? तो यह फेमस है सीमेंट उद्योग के लिए। उसके बाद देखिए वर्ष 2026 में 23वां फीफा विश्व कप जो फुटबॉल होना है उसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वो 10+2 लेवल का हो, इंटर लेवल का, या फिर सीजीएल एग्ज़ाम हो ग्रेजुएशन लेवल का, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनको मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग और साइंस का अलग वीडियो में। आप कह सकते हैं कि हमने बिहार एसएससी का घटना चक्र कवर किया हुआ है। जैसे बीपीएससी का घटना चक्र आता है उसी प्रकार से मैंने अलग अलग बना करके इसका नाम घटना चक्र दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्विक रिवीजन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। तो देखिए अभी जो होगा 22वां होगा 2023 में, दरअसल इसका 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? तो ये कतर में किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 23वां पूछा गया है, 2026 में इसका आयोजन होगा कहाँ पर? तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ये सभी करेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख बंदरगाह है? तो पूर्वी तट पर जो है इसमें से बता दूं आपको कि पूर्वी तट का विशाखापट्टनम है। बाकी देखिए कांडला, न्यू मंगलोर, ठीक है। और इसमें से और बात कर लेते हैं पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में। तो विशाखापट्टनम हो गया, तूतीकोरिन, चेन्नई, पारादीप, हल्दिया, कोलकाता, ये पूर्वी तट है। बाकी जो बच रहा है आप यहाँ पर देखिए कांडला, न्यू मंगलोर है, मुंबई है, ठीक है, नहावा सवा बंदरगाह है, ये सभी पश्चिमी तट के हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह में होता है? तो यहाँ पर क्रम से आपको पूछा गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पर, तो ये आपका केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि त्रिपुरा जो है यह तीन ओर से जो है, तीन ओर से, यहाँ हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, तीन ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। याद रखिए तीन ओर से जब बांग्लादेश घिरा हुआ है तो यानी कि सिर्फ एक ओर से, यानी कि उत्तर पूर्व में त्रिपुरा जो है असम और मिजोरम से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए असम दिया गया है, मिजोरम भी ध्यान रखेंगे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको पुरापाषाण काल कहा जाता है। भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अच्छा, गौतम बुद्ध को तो आपको पता है, ठीक है, किस नदी के किनारे? तो बोधगया में हुई थी, फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। और इनको ऋजुपालिका नदी। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1025 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो ये आपको पता है, यह कौन था? तो गजनवी था, यानी गजनी था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद गजनी जो था इसने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसको भी याद रखेंगे। भारत पर पहला आक्रमण जो है इसने किया था कब? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए पहला आक्रमण जो है इसने 1000 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? तो पेशावर पर किया था, और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया था। इसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया है, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर है। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? देखिए चांदी का जो सिक्का था फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि चांदी का सिक्का जो होता था इसको रुपया कहा जाता था, ठीक है। और जो आपको पता है कि तांबे का सिक्का जो होता था उसको दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी के द्वारा ही चांदी के सिक्के को रुपया और तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने 178 ग्रेन, ठीक है, चांदी का रुपया चलाया था, और 380 ग्रेन तांबे का जीतल चलाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए किस पुर्तगाली गवर्नर को ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी किसने? तो आपको पता है कि ये कौन था फ्रेंड्स? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा था, और ये भारत में फ्रांसीसियों का पहला जो है गवर्नर था, पहला वायसराय था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? कल ही मैंने बताया था कि राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है इनको, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, 1916 में, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दिया था? तो ये संज्ञा दिया था
वी.डी. सावरकर ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य, केसरी, मराठा, ये सब जो है बाल गंगाधर तिलक की है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से मांग का सिद्धांत अपवाद है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मूल या आवश्यक संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में जान लीजिए। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स, और इसका हेडक्वार्टर जो है ये लंदन में है। कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का तो लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, और ये भारत को बनाया गया, इसके परिषद के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया 2022-23 के लिए। अगला प्रश्न है कि गिनी गुणांक का प्रयोग जो है, गिनी गुणांक का किसके लिए किया जाता है? तो गिनी गुणांक का प्रयोग जो है ये आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट किया गया था? तो फ्रेंड्स यह स्टार्ट किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। तो 2 अक्टूबर 2014 हो जाएगा। निम्न में उत्पादन में क्रियाशील साधन क्या है? तो इसमें जो सबसे क्रियाशील साधन है ये आपका श्रम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? बहुत ही सिंपल है, ये आपका एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कैंडेला जो है किसकी इकाई है? ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस आदर्श द्रव की सायनता कितनी होती है? द्रवों का जो गाढ़ापन होता है उसको उसकी सायनता कहा जाता है, और सबसे आदर्श जो होता है द्रव उसकी सायनता 0 होती है। कितनी होती है? 0 होती है, याद रखिएगा। एक उड़ते हुए जहाज में निम्न में से कौन सी ऊर्जा होती है? तो उड़ते हुए जहाज में स्थितिज ऊर्जा भी होती है और गतिज ऊर्जा भी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई? अच्छा, चोगम का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। बहुत दिनों से आप पढ़ते होंगे लेकिन फुल फॉर्म बहुत लोगों को पता नहीं होगा। चोगम का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। क्लियर? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। क्लियर? ध्यान रखेंगे। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका रवांडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि परावर्तन के नियम के अनुसार। अच्छा, परावर्तन का 2 नियम है, आपको पता है। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं, तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। निम्नलिखित में से किसे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? किससे? तो कठोरता लाने के लिए कार्बन का उपयोग किया जाता है। इनमें से किस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली जो इम्यून सिस्टम है वो कम प्रभावित होता है या नहीं प्रभावित होता है? तो ये इन्फ्लुएंजा में है। बाकी देखिए एड्स, पोलियो और हाइड्रोफोबिया ये सभी वायरस से होते हैं, और इन्फ्लुएंजा भी वायरस के कारण ही होता है। लेकिन एड्स, पोलियो और इसमें हाइड्रोफोबिया में जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ही इस पर इफेक्ट पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिए प्रकृति में पानी का सबसे जो शुद्ध रूप है वो कौन सा है? तो ये आपका वर्षा का जल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो वर्षा का जल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। किन युग्मों में भौतिक राशियों की समान विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है कि समान नहीं है। ठीक है, समान इसमें से किसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स कि बल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये आपका इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पर दाब का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो दोनों का डिफरेंट है, बाकी सबका जो है डायमेंशनल फॉर्मूला एक समान होता है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तो इसमें से अगर हम बात करें तो ब्रोमीन जो है यह विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक रोग है, यानी कि आनुवांशिक रोग है। शरीर का सबसे कठोर भाग, तो जो दांत का एनामल है ना यही होता है सबसे कठोर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर देखेंगे विटामिन B1 को बायोटिन नहीं कहा जाता है, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है। तो यही वाला गलत है, बाकी सभी जो है सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो ये तंत्रिका जो है, तंत्रिका कोशिका यह सबसे लंबी कोशिका होती है। कौन सी आहार नलिका है निम्नलिखित में से? तो ये आपका ईसोफेगस हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। गुर्दे की जो संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, किडनी की आप कहिए, ठीक है, किडनी अंग्रेजी में हो गया, तो ये नेफ्रॉन होता है, आपको भी पता है, ठीक है। चलिए, इंसुलिन की कमी से, बहुत ही सिंपल है, मधुमेह होता है और इंसुलिन में जिंक धातु पाया जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, और इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो पैनक्रियाज से होता है और जो बीटा सेल है वहीं से यह स्रावित होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन वायु में नहीं पाई जाती है, तो इसमें रेडॉन वायु में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस में कुल औद्योगिक क्षेत्रफल से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। तो कम से कम उस कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, औद्योगिक क्षेत्रफल है, उस पर 60% भाग पर वन चाहिए, तो ये भूटान है। उसके बाद देखिए नादिर शाह के आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। नादिर शाह जो था फ्रेंड्स, इसने आक्रमण किया था 1739 में, ठीक है, और उस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा था मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, नादिर शाह ने आक्रमण किया था और अपने साथ इसने तख्ते तायूस यानी कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर को लेकर के वापस चला गया था अपने देश में। और देखिए मोहम्मद शाह रंगीला आखिरी शासक था मुगल बादशाह जो तख्ते ताऊस यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठा था। देखिए निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर, तो वेटिकन सिटी है। सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो सवाक जो है ये ईरान की जो गुप्तचर संस्था है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय, अच्छा विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया आपसे, बताइए। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्पेन के मैड्रिड में, ठीक है, देश स्पेन आप जरूर याद रखिएगा। चलिए 1925 में 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की संख्या कितनी है, सदस्य देशों की संख्या, यहाँ संख्या नहीं, ये संख्या बना लीजिएगा। तो देखिए पहले 54 था लेकिन अब 56 हो गया है। 2 देश जुड़े हैं, उनका नाम आप याद रखेंगे, टोगो है, पहला देश टोगो हो गया और दूसरा गैबोन है, ठीक है। तो ये 2 कंट्री जो है कॉमनवेल्थ के मेंबर बने हैं, तो अब 56 इसका संख्या हो गया है। अगला प्रश्न है शेरशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो फ्रेंड्स यह कहाँ पर है बताइए राइट आंसर। शेरशाही मस्जिद कहाँ पर है, इसका आंसर चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ हमेशा, देखिए वर्ष 1907 की सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हुआ था, आपको याद भी होगा। निम्नलिखित में से इसमें से कौन सा कारण नहीं था, तो स्वराज की मांग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मांग, बहिष्कार की मांग, संविधान सभा के गठन की मांग इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद देखिए छऊ जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है, तो छऊ जो है ये झारखंड का है। उसके बाद देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी, तो 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार विद्यापीठ की स्थापना, ठीक है। मजहरूल हक इसके प्रथम कुलपति थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो बाबा साहब अम्बेडकर को। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो आपको पता है यह अनुच्छेद 15 है। उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो ये आपका सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। अगला प्रश्न है कि आज़ाद दस्ता का गठन जो है किसने किया था, तो ये जयप्रकाश नारायण ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय किया था। उसके बाद देखिए राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था, तो ये जहाज था आपका कौन सा, HMIS तलवार। नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो 1946 में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है, तो ये आर्टिकल 75 है। 76 में अटर्नी जनरल दिया गया है कि इस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रेट जारी करता है। तो हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट जो है उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहिए, ये अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रेट जारी करते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था, तो देखिए 1951 में जो है अनुच्छेद 327 के तहत, 1951 में अनुच्छेद 327 के तहत जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है संसद के द्वारा पारित किया गया था। तो 1951 हो जाएगा, ये आर्टिकल भी आप याद रखिएगा। एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम बैठक बुलाई जाती है, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो जिला पंचायती राज अधिकारी को देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, अपना स्कोर तब तक आप कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम पर आपको PDF दे दिया जाए।